प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का चौथा पाठ पढ़ेंगे, पहली चूक, जिसके लेखक श्री लाल शुक्ल हैं। आज हम इस पाठ का पहला खंड पढ़ेंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं इस पाठ का पहला खंड। यह पाठ एक व्यंग्य लेख है। इसमें ऐसे पढ़े लिखे लोगों पर व्यंग्य किया गया है जो शहरी होते हैं पर विवशतावश गांवों में जाते हैं। वे गांव के वातावरण से सर्वथा अपरिचित होते हैं। वे सिनेमा और पुस्तकों में गांव के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उसी के आधार पर मन में कल्पना के मनमोहक गांव की छवि बनाते हैं। जब वे किसी गांव में पहुंचते हैं तो वहां उन्हें यथार्थ से सामना करना पड़ता है। उनकी कल्पना का लोक ध्वस्त हो जाता है। उनकी कल्पना का लोक ध्वस्त हो जाता है। ऐसे में कई बार उनकी स्थिति हास्यास्पद हो जाती है। लेखक ने जीवन की वास्तविकता की झांकी प्रस्तुत करने में हास्य व्यंग्य का आश्रय लिया है। यूं तो इस पाठ में उन शहरी लोगों पर व्यंग्य किया गया है जो शौकिया गांवों में जाते हैं। उनको गांवों की जानकारी या तो पुस्तकों से मिलती है या सिनेमा से। सिनेमा में गांव को बहुत आकर्षक ढंग से चित्रित किया जाता है, जबकि वास्तविकता कुछ और ही होती है। इस पाठ में एक पढ़ा लिखा शहरी व्यक्ति गांव में खेती करने के इरादे से जाता है। वह वहां उसके चाचा गांव की असुविधाओं के बारे में बताता है, पर उस पर तो गांव की रंगीनी का भूत सवार है। वह गांव में एक दूसरा ही वातावरण पाता है। वह गांव के तौर तरीकों से अनजान है। कई बार वह हंसी का पात्र बनता है। अंत में वह हार कर शहर लौट आता है। पता नहीं किससे वह पहली चूक होती है। उत्तम खेती, मध्यम बान, अधम चाकरी, भीख निदान। यह कहावत पहले भी मैं कई बार सुन चुका था। अब हुआ यह कि बीए पास करने के बाद मुझे अधम चाकरी मिली ही नहीं, इसलिए उसे भीख निदान समझकर मैंने खेती के उत्तम व्यवसाय में अपना हाथ लगाना चाहा और अपने गांव चला आया। उत्तम खेती, मध्यम बान, अधम चाकरी, भीख निदान, यह कहावत पहले भी मैं कई बार सुन चुका था। अब हुआ यह कि बीए पास करने के बाद मुझे अधम चाकरी मिली ही नहीं, इसलिए उसे भीख निदान समझकर मैंने खेती के उत्तम व्यवसाय में हाथ लगाना चाहा और अपने गांव चला आया। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए, लेखक ने खेती करने का निश्चय क्यों किया? लेखक ने खेती करने का निश्चय क्यों किया? तो आप इसका उत्तर देंगे। लेखक को बीए पास करने के उपरांत भी नौकरी नहीं मिली, अतः लेखक ने खेती को उत्तम व्यवसाय समझा और खेती करने का निश्चय कर लिया। लेखक ने खेती करने का निश्चय क्यों किया? तो इसका आप उत्तर देंगे। लेखक को बीए पास करने के उपरांत भी लेखक को बीए पास
करने के उपरांत भी नौकरी नहीं मिली। अतः लेखक ने खेती को उत्तम व्यवसाय समझा और खेती करने का निश्चय कर लिया। आगे बढ़ते हैं। मेरे चाचा ने मुझे समझाया, खेती का काम है तो बड़ा उत्तम, पर फारसी पढ़कर जिस प्रकार तेल नहीं बेचा जा सकता, वैसे ही अंग्रेजी पढ़कर खेत नहीं जोता जा सकता। इस पर मैंने उन्हें बताया कि यह सब कुदरत का खेल है, क्योंकि फारस में तेल बेचने वाले संस्कृत नहीं बोलते, खेत जोतते हैं। चाचा बोले, बेटा यह खेती का पेशा तुमसे नहीं चलेगा, यह तो हम जैसे जाहिलों के लिए है। इसमें तो दिन रात पानी और पसीना, मिट्टी और गोबर से खेलना पड़ता है। यदि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए, लेखक के चाचा ने खेती के काम को कैसा बताया? लेखक के चाचा ने खेती के काम को कैसा बताया? तो आप इसका उत्तर देंगे, लेखक के चाचा ने बताया कि अंग्रेजी पढ़कर खेती करना बहुत कठिन काम है। इसमें मिट्टी गोबर से खेलना पड़ता है। लेखक के चाचा ने खेती के काम को कैसा बताया? यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए, लेखक के चाचा ने खेती के काम को कैसा बताया, तो आप इसका उत्तर देंगे, लेखक के चाचा ने बताया कि अंग्रेजी पढ़कर खेती करना बहुत कठिन काम है। इसमें मिट्टी गोबर से खेलना पड़ता है। लेखक के चाचा ने बताया कि अंग्रेजी पढ़कर खेती करना बहुत कठिन काम है। इसमें मिट्टी गोबर से खेलना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। इस पर मैंने जवाब दिया कि यह शहरी ही मिट्टी का बना हुआ है। इस पर मैंने जवाब दिया कि यह शहरी ही मिट्टी का बना हुआ है और गोबर तो परम पवित्र वस्तु है। मिट्टी का स्थान यदि पंचभूत में है तो गोबर का स्थान पंचगव्य में है। मैं उसे पवित्रता की बात सुनते ही चचा दंग रह गए। मेरे मुंह से पवित्रता की बात सुनते ही चचा दंग रह गए। आसपास बैठे हुए लोगों में धन्य है का नारा लग गया। तब मैंने फिर कहना शुरू किया, और चचा यह खेती जाहिलों का पेशा नहीं है, बड़े बड़ों ने इसकी प्रशंसा की है। कार्लाइल ने इस पर लेख लिखे हैं। टॉलस्टॉय तो स्वयं ही किसान हो गया था। वॉल्टेयर खुद बागवानी करता था। ग्लैडस्टोन लकड़ी चीरता था। अपने देश में भी गौतम जैसे ऋषि गेहूं बोते थे। इसलिए खेती को उत्तम मानना ही चाहिए। मैं कल से खेती करूंगा, मेरा यही फैसला है। यदि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए, लेखक ने चाचा की आशंका को दूर करने के लिए क्या क्या तर्क दिए? लेखक ने चाचा की आशंका को दूर करने के लिए क्या क्या तर्क दिए? लेखक ने चाचा की आशंका को दूर करने के लिए क्या क्या तर्क दिए? तो आप इसका उत्तर देंगे, लेखक ने चाचा की आशंका को दूर करने के लिए निम्न तर्क दिए। लेखक ने चाचा की आशंका को दूर करने के लिए निम्न तर्क दिए।
पहला तर्क दिया टॉलस्टॉय तो स्वयं ही किसान हो गया था। टॉलस्टॉय तो स्वयं ही किसान हो गया था। स्वयं ही किसान हो गया था। वॉल्टेयर खुद बागवानी करता था। वॉल्टेयर खुद बागवानी करता था। ग्लैडस्टोन लकड़ी चीरता था। अपने देश में भी गौतम जैसे ऋषि गेहूं बोते हैं। अपने देश में भी गौतम ऋषि जैसे गेहूं बोते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेरे चाचा मेरी बात से प्रभावित हुए पर बोले, मेरे चाचा मेरी बात से प्रभावित तो हुए पर बोले, बेटा खेती करोगे पर इतना समझ लो कि खेतों के आसपास न तो कॉफी हाउस होते हैं न क्लब। सिनेमा घरों की गद्देदार कुर्सियों की जगह अरहर की ठूंठियों पर घूमना फिरना होता है। यदि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए, लेखक के चाचा ने खेतों में काम करने की किन किन स्थितियों से अवगत कराया, किन किन स्थितियों से अवगत कराया, तो आप उत्तर देंगे, मेरे चाचा मेरी बात से प्रभावित तो हुए पर बोले, बेटा खेती करोगे पर इतना समझ लो कि खेतों के आसपास न तो कॉफी हाउस होते हैं न क्लब। सिनेमा घरों की गद्देदार कुर्सियों की जगह अरहर की ठूंठियों पर घूमना फिरना होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मुझे सिनेमा का बड़ा शौक है। वह इसलिए कि सिनेमा खेती की उन्नति का एक अच्छा साधन है। सिनेमा के द्वारा खेती का बड़ा प्रचार हुआ है। बड़े बड़े हीरो खेत जोतते जाते हैं और गाते जाते हैं। यहाँ पर यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि लेखक को किसका बड़ा शौक था, लेखक को किसका बड़ा शौक था, तो आप उत्तर देंगे, लेखक को सिनेमा का बड़ा शौक था। लेखक को सिनेमा का बड़ा शौक था। हीरोइन खेत पर टोकरी में रोटी लेकर आती है। हरी भरी फसल में आंख मिचौली का खेल होता है। फसल काटते समय हीरोइन के साथ बहुत सी लड़कियां नाचती हैं और गाती भी हैं। वे नाचती हैं और फसल अपने आप कटती जाती है। ऐसे ही मधुर दृश्यों को देखकर पढ़े लिखे आदमी गांव में आने लगते हैं और खेतों के चक्कर काटने लगते हैं। इस प्रकार सिनेमा द्वारा खेती की शिक्षा मिलती है। सच पूछिए तो खेती करने की सच्ची शिक्षा मुझे भी सिनेमा से ही मिली। दूसरे दिन चाचा ने मुझे खेतों पर जाकर काम करने के लिए कहा। मैंने पूछा, खेत कहाँ हैं? यहाँ पर यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि लेखक के दिल दिमाग पर सिनेमा की खेती क्या छाप पड़ी, खेती की क्या छाप पड़ी हुई थी? लेखक के दिल दिमाग पर सिनेमा की खेती की क्या छाप पड़ी हुई थी? तो आप इसका यहाँ पर यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए, लेखक के दिल दिमाग पर सिनेमा की खेती की क्या छाप पड़ी हुई थी, क्या छाप पड़ी हुई थी, तो आप इसका उत्तर देंगे, सिनेमा के द्वारा खेती का बड़ा प्रचार हुआ है। बड़े बड़े हीरो खेत जोतते जाते हैं और गाते जाते हैं। हीरोइन खेत पर टोकरी में रोटी लेकर आती है। हरी भरी फसल में आंख मिचौली का खेल होता है।
फसल काटते समय हीरोइन के साथ बहुत सी लड़कियां नाचती हैं और गाती भी हैं। वे नाचती हैं और फसल अपने आप कटती जाती है। ऐसे ही मधुर दृश्यों को देखकर पढ़े लिखे आदमी गांवों में आने लगते हैं और खेतों के चक्कर काटने लगते हैं। इस प्रकार सिनेमा द्वारा खेती की शिक्षा मिलती है। सच पूछिए तो खेती करने की सच्ची शिक्षा मुझे भी सिनेमा से ही मिली है। इस तरीके से आज हमने इस पाठ का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। मैंने आपसे इस खंड में जो भी प्रश्न पूछे हैं और उनके मौखिक उत्तर भी दिए हैं, आप इन सभी को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें और इन्हें याद करें, ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।